आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स प्रगति कोचिंग में। आज हम ACF 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग का। ज़्यादा बातें करने का समय हमारे पास नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन है, एक समतल में 20 बिंदु हैं जिनमें से 6 समरेख हैं, यानी एक ही रेखा से गुजरती हैं। इनसे और कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? हम जानते हैं कि किन्हीं भी एक रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, यानी 2 बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है। चूंकि हमारे पास आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने ले लिया या मैंने इस बिंदु से इधर ले लिया। एक रेखा को खींचने के लिए मिनिमम 2 बिंदु चाहिए, तो 2 बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है। चूंकि हमारे पास 20 बिंदु हैं, तो इन 20 बिंदुओं से लेकर अगर हमको बहुत सारी रेखाएं खींचनी पड़ेंगी तो उसके लिए विन्यास होगा BC2। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है क्रमचय और संचय में। जब आप 11th मैथ्स का पोर्शन अगर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय संचय का एक चैप्टर मिलेगा, जहाँ आपको इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चूंकि मैं अगर 2 बिंदुओं को मिलाता हूँ, A से लेकर के B और B से लेकर के A, तो चूंकि A से B और B से A को एक ही रेखा मानी जाती है, इसलिए हम यहाँ पर NPR यानी क्रमचय का प्रयोग न करके संचय का प्रयोग करते हैं। जहाँ भी समूह की बात की जाती है या जहाँ भी कोई रिपीटेशन ना हो, इस प्रकार की बातें की जाती है, वहाँ संचय का प्रयोग किया जाता है। तो इन 20 बिंदुओं को लेकर 2 बिंदुओं को बनाने जाने का विन्यास होगा BC2। लेकिन आप याद रखिएगा, इसमें ऐसे भी विन्यास शामिल हैं जिस विन्यास में अगर मैं यहाँ पर 6 बिंदु समरेख हैं, तो इन 6 बिंदुओं से अगर मैं रेखा खींचूं, जैसे आपने इस बिंदु को मिलाया तो एक विन्यास बना, इसको इससे मिलाया तो एक विन्यास बना, इसको इससे मिलाया तो एक विन्यास बना, तो आप सोचिए कि मैं इसको इससे मिलाता हूं, फिर इसको आगे बढ़ाता हूं, फिर इसको आगे बढ़ाता हूं, फिर इसको आगे बढ़ाता हूं, उन सभी विन्यासों को लूंगा तो एक ही विन्यास बनेगा। कहने का मतलब है कि इस BC2 के विन्यास में ये शामिल है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। लेकिन ये तो पूरी एक ही रेखा है ना, तो सबको हम कैसे एक रेखा इनको मिलाने पर एक ही रेखा हमको मिलेगी। तो ऐसे स्थिति में ऐसे जितनी संख्याएं होंगी इसे हमको माइनस करना पड़ेगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर 6 में से 2 6C2 अगर हम माइनस करेंगे तो जो विन्यास बनेगा ऐसे हिस्से का विन्यास बनेगा जो रिपीटेड ना हो। अब चूंकि पूरी एक रेखा है, इसलिए मुझे इस नंबर में एक क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यहाँ 20C2, यहाँ 6C2 और यहाँ एक का मान मुझे निकालना पड़ेगा। यानी मैं निकालूंगा तो 20 फैक्टोरियल, 20 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, यहाँ 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और यहाँ 1, 20 गुना 18 गुणा 17 फैक्टोरियल। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 19 और यहाँ पर 18 फैक्टोरियल, नीचे में 18 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2, यहाँ 6 गुना 5 गुना यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल गुना 2, यहाँ पर 1, राशि से कट जाएगी, 2 दहम 20, 19 दहम 190, यहाँ पर ये इससे कटेगा, 2 तिया 6, 5 तिया 15 धन 1, यानी यहाँ पर 191 में मुझे 15 घटाना पड़ेगा, 11 में 5 गया 6, यानी 176 हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, 2 सामान्य पासों को फेंका जाता है, ऊपरी फलक पर आई हुई संख्याओं को जोड़ अगर S है तो इनमें से S का कौन सा मान सर्वाधिक बार आएगा। 2 पासों को जब हम एक साथ फेंकते हैं तो कुल मिलाकर के 36 स्थिति होती है। आप देख सकते हैं, सारा केस मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। 2 पासों को फेंकेंगे, पहले पासे पर अगर 1 आता है तो दूसरे पर 1 आ सकता है, पहले पर 1 आएगा दूसरे पर 2 आ सकता है, पहले पर 1 आएगा दूसरे पर 3 आ सकता है। यानी उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर, अगर आप सभी ऑब्जर्वेशन को, सारे यादृक्ष प्रयोग को अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, क्रम से जमाते हैं आधार मान करके, तो इस तरह के एक सिचुएशन बनेगा। 1 के साथ 6 स्थिति तो 6 के साथ 6 स्थिति, यानी हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी होगा आपने, 6 × 6 टोटल कितनी स्थितियाँ बनती हैं 2 पासों को छालने पर, 36 स्थितियाँ। तो इन सभी 36 स्थितियों में आपको प्रश्न बोला गया है कि कौन सी ऊपरी फलक पर आई हुई संख्याओं का जोड़ को अगर S माना जाता है तो कौन सा S का मान सर्वाधिक बार आएगा। ऑप्शन के हिसाब से आप चलेंगे तो उनमें से एक ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं था और वही हमारा आंसर भी है। आप देख सकते हैं कि इन सारे हिस्सों में 1/6, यहाँ से अगर मैं लेता हूँ, इस लाइन से अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पर आप अगर जाएंगे तो जो विकर्ण बन रहा है
उस विकर्ण के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो 6 और 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 और 1 7। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन दिया गया था हमको 8 9 11 12 और एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं 8, अगर मैं 8 लेता हूं तो यहाँ पे 4 और 4 का एक जोड़ा 8 आएगा, यहाँ 5 और 3 का एक जोड़ा 8 आएगा, यहाँ 6 और 2 का एक जोड़ा 8 आएगा, 5 3 का एक जोड़ यहाँ आएगा, 6 2 का यहाँ एक जोड़ा आएगा, यानी 1 2 3 4 5, 8 के लिए 5। अगर 9 के समझाएंगे तो सिंपल सी बात है, जहाँ जोड़ 9 आना चाहिए तो उसके लिए 6 3 और यहाँ पर 3 6, ठीक है, 4 5 और 5 4। इस तरीके से काउंट करेंगे तो 9 की स्थितियाँ कम होंगी, 11 और 12 की स्थितियाँ भी काउंट करेंगे तो कम होते जाएंगी। तो इनमें से इसका सही आंसर 7 होगा, जो ऑप्शन में नॉट के हिसाब से आएगा। आप देख सकते हैं कि पूरे विकर्ण में मैं जाऊँगा तो 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 4 7, 4 3 7, 5 2 7 और 6 और 1 7। तो सही आंसर इनमें से कोई नहीं या कुल 7 क्वेश्चन। घड़ी से दर्पण में देखने पर 8:45 दिखाई देता है तो सही समय क्या होगा? यानी अगर हम किसी घड़ी को दर्पण के सामने रखें तो उसका प्रतिबिंब में जब 8:45 बज रहा हो घड़ी में तो दर्पण में क्या दिखाई देगा, आपको पूछ रहे हैं। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है तो आप जानते हैं कि ऐसे सवालों को हम 12 से माइनस कर देते हैं, 8:45 यानी 9 पाव। ध्यान रखिएगा, लोग कन्फ्यूज होते हैं। 8:45 मतलब यहाँ पर 8:45। अब इसे हम घटाएंगे तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। तो प्रतिबिंब निकालने का तरीका ये है, चूंकि मिनट में है और यहाँ 2 जीरो से तो घटेगा नहीं 45, तो हम एक उधार नहीं ले सकते। ये चूंकि हर 60 मिनट पे 1 घंटा होता है तो हमको यहाँ से 1 घंटा उधार लेना पड़ेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपने पूरा 1 घंटा उधार लिया तो 0 0 मिनट ना होकर के 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए तो हमेशा आप 11:60 से घटाएं, 12 से घटाएं तो भी चलेगा, 11:60 से घटाएं तो उसका मतलब भी एक ही है। 60 में अगर 45 माइनस करेंगे तो बचेगा 15 और 11 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3। यानी जो 8:45 दिखाई देगा आपको दर्पण में वो 3.25 देगा। आप इमेजिन कीजिए, जस्ट दर्पण में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। यानी अगर आपका बाएं गाल में तिल है दर्पण में देखेंगे तो आपको अपने दाएं गाल में आपको। अगला सवाल, एक बस 180 की दूरी 4 घंटे में तय करता है। इस बस की पहले 3 घंटे की औसत चाल 50 है, चौथे घंटे में बस की चाल कितनी है? चौथे घंटे में बस की चाल पूछ रहा है और हम जानते हैं कि औसत चाल का कुल मतलब होता है, औसत चाल का सूत्र होता है कुल चली गई दूरी, उस दूरी को तय करने में लिया गया समय। अब देख सकते हैं कि टोटल 4 घंटे में 180 किलोमीटर कार तय कर रही है। औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल मतलब एवरेज। हो सकता है कि पहले 2 घंटे में ज़्यादा तय किया हो, तीसरे घंटे में कम, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि वो प्रति घंटे 50 कवर कर रही है। अगले 3 घंटे की जब हम बात करें तो प्रति घंटे 50 की स्पीड है, 1 घंटे में 50 तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा? 150। आप सूत्र का प्रयोग करके ही बना सकते हैं। इक्वेशन हम दे देंगे सेकेंड। यानी 4 घंटे में कुल चली दूरी 180 हो गई और 3 घंटे में कुल चली दूरी 150 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि चौथे घंटे में, इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ बच जाएगा 30 किलोमीटर। यानी चौथे घंटे में चलेगी दूरी कितनी किलोमीटर? 30 किलोमीटर। चूंकि चौथा घंटा मतलब टोटल 1 घंटा, तो यही हमारा एवरेज हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और हमारा आंसर होगा। अगला सवाल, अगर हमको इस सवाल को समझना है तो NA-B वाला कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। अभी ये डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है, ACF की पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ मैं, जहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग की रेगुलर क्लास पढ़ेंगे। अभी आप इन हिस्सों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं किस एरिया को वो कवर करेगा, आप इसको देखिए। थोड़ा सा जल्दीबाजी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा स्पीड से बनाऊंगी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें NA-B वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। NA-B इक्वल टू फार्मूला होता है NA प्लस NB माइनस NA सरवनिष्ठ B। इस कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं A और B दो ही सब्जेक्ट, चाय कॉफ़ी, हिंदी अंग्रेजी, इस प्रकार के सवालों को आपने पहले भी बनाया होगा। केवल 2 ही सब्जेक्ट
दो ए और बी का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे आप तो 60 व्यक्तियों के समूह में 30 हिंदी और 35 अंग्रेजी और 5 अन्य भाषाएं बोलते हैं। ये जो अन्य भाषाएं शब्द का प्रयोग किया गया है, इस अन्य भाषा को हम 60 से माइनस कर देंगे। 60 टोटल व्यक्तियों की स्थिति है और हमको केवल 2 से मतलब है, क्योंकि सवाल में दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले के बारे में चर्चा की गई है। तो इसलिए जो 5 है उससे मैं माइनस कर दूंगा, तो जो हिस्सा बचेगा मेरे पास वो एन ए शंक बी के इक्वल होगा। यानी एन ए शंक बराबर कितना हो जाएगा 60। पहला सब्जेक्ट पढ़ने वाले 30 हैं, सेकेंड से पढ़ने वाले 35 हैं, और ए और बी या दोनों से पढ़ने वालों की संख्या सीधा इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ट्रांसफर कर दीजिए तो एन ए शंक बी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 30 35 65। यहाँ पे हम माइनस करेंगे, यहाँ हम 5 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 55। ट्रांसफर कर दीजिए तो 55 65 में जब 55 जाएगा तो बचेगा हमारे पास कितना 10। अब हमारे आंसर को कंफर्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले 10 हैं, पहले सब्जेक्ट वाले 30 हैं तो ये 20 होगा, दूसरे पढ़ने वाले 35 हैं तो ये 25 होगा। अब इन सबको जोड़ के देख लीजिए 25 10 35 20, यहाँ पर 55 और 5 एक्स्ट्रा उनको मिलाएंगे तो 60। अगला सवाल, ए बी और सी एक ट्राइंगल दिया गया है और एरो का साइन भी दिया गया है और बोल रहा है कि आप एरो प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालिए। ऑप्शन भी थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, सीधे ए प्लस बी प्लस सी हम नहीं निकाल सकते, तीनों कोणों का योग 180 अंश है और किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है। यहाँ पर वो एरो वाले साइन को बता रहा है, यानी जो इंटीरियर एंगल के बाहर में जो एक्सटीरियर एंगल है उनके सम को हमको निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जान सकते हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को कि ये वाला इंटीरियर, ये वाला इंटीरियर और ये वाला इंटीरियर, इन तीनों का जो सम है वो होता है 180, हमको पता है। यानी एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होगा 180। अब आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक मैं जा रहा हूँ तो एक पूरा सर्कल बन रहा है और इस पूरे सर्कल में इस वाले एंगल को मुझे चाहिए, यानी इसको मैं अगर ऐसा कह दूँ, इस वाले एंगल को मैं ऐसा कह दूँ और इस वाले एंगल को मैं अगर ऐसा कह दूँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, आप ऐसा लिख सकते हैं कि अगर ये एक्चुअल में ये ए है, ये बी है और ये सी है और बाहर वाला अगर ऐसा है, तो उस कंडीशन पे इस वाले हिस्से को पूरे 360 में अगर हम ए माइनस करेंगे तो इधर एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। इसे 360 माइनस आप ए, यहाँ 360 माइनस बी और लास्ट वाले को 360 माइनस सी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 180। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 3 3 900 और 6 3 18, यानी एक तरह से हो जाएगा 1080, तीनों कोणों का योग माइनस ए प्लस बी प्लस सी। मैंने इसको एक ब्रैकेट में लेकर के कॉमन निकाल दिया और इस तरफ हो जाएगा 180। ट्रांसफर कर देंगे तो 1080 माइनस 180, इसको उधर ले जाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इन सब कोणों का जोड़ कितने के बराबर हो जाएगा 900। अगला सवाल कैलेंडर पर है। कैलेंडर का मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप वहाँ जाकर मेरे चैनल पे ज़रूर देखिए, वहाँ उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके मैं यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आपको समझ भी आ जाए। यहाँ पे हम 1 जनवरी 1992 की तिथि निकाल लेते हैं। 1 जनवरी 1992 की जो तिथि होगी, यानी जिस दिन 1 जनवरी 92 शुरुआत होगा, अगर वही 1 जनवरी 2020, 1998, 12 या 16 में से कोई भी तिथि स्टार्टिंग डे अगर बराबर होती तो सामान्य सी बात है कि उस कैलेंडर का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप सारे ऑप्शन में लीप वर्ष का प्रयोग किया गया है और सवाल भी लीप वर्ष है, यानी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी इस सवाल के लिए। आपको सिर्फ 1 जनवरी का डेट निकालना पड़ेगा। तो मैंने 1 जनवरी 1992 का डेट निकालने के लिए लास्ट का 2 डिजिट 92 लिया, 92 को 4 से डिवाइड किया, 1 जनवरी की तारीख 1 ली और हम जानते हैं कि लीप वर्ष में जनवरी महीने की कोडिंग 6 होती, उसको 7 से डिवाइड किया, तो जो आंसर आया उस आंसर को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ। जो शेष बचेगा, 3 शेष बच रहा है, मुझे भागफल से मतलब नहीं, अगर शेष 3 बच रहा है तो दिन बुधवार हो जाएगा। अब अगर मैं 1 जनवरी 2020 यानी पहले ऑप्शन को पकड़ता हूँ, तो इसके लिए हमको यूज़ करना पड़ता है 2000 के बाद के सन के लिए 100 जोड़ना पड़ता है अंतिम डिजिट में, तो 120 को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 4 3 12, 4 शून्य शून्य। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ बनाया था, 1 तारीख और महीने की कोडिंग 6 डिवाइडेड बाई 7, तो 6 और 1 7, यहाँ पर 3 2 5 और यहाँ पर 1 डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 और यहाँ पर 7 दूनी 14, फिर से शेष बच रहा है 3, यानी शेष बच रहा है 3, इसका मतलब क्या हुआ
वो दिन भी कौन सा दिन हो गया? बुधवार। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 1992 का स्टार्टिंग डे भी बुधवार था और 1 जनवरी 20 का भी स्टार्टिंग डे बुधवार था। तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से है। एलसीएम एचसीएफ का एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बनाया है, यूट्यूब चैनल पर है, आप जरूर जाकर के देखिए। सीजीपीएससी मेंस की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत वहाँ से सारे आपके एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी इस क्वेश्चन को कोशिश करता हूँ समझाने का। 3 घंटियाँ दी गई हैं, अलग अलग समय पर बजती हैं। पता लगाइए, अगर 9 बजे एक साथ बजी थी तो अगला तीनों घंटियाँ फिर से कब बजेंगी। मान लेते हैं कि 3 अलग अलग कमरों में ये घंटियाँ लगी हुई हैं। पहली घंटी 15 मिनट, फिर अगले 15 मतलब टोटल 30 मिनट, फिर अगले 15 45 मिनट बजती हैं। जब पहले कमरे की घंटी बजती है तो उस समय दूसरे कमरे की घंटी नहीं बजती, नहीं तीसरे कमरे की घंटी बजती है। दूसरे कमरे की घंटी उसके 5 मिनट बाद बजेगी और तीसरे कमरे की घंटी 10 मिनट बाद बजेगी। दूसरी घंटी जब बजेगी तो इसकी दूसरी घंटी किसी और समय बजेगी, इसकी किसी और समय बजेगी। तो ऐसा कौन सा डाटा है जो इन तीनों के पहाड़े में है, यानी समान हो, यानी उसका एलसीएम, यानी आप समान तरीके से उसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम उसका आंसर होगा। एलसीएम निकालने के और अन्य तरीके समझाने के लिए था। तो आप जब नॉर्मल तरीके से एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 300, यानी तीनों रूम की घंटियाँ 300 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। तो 300 को मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, मिनट को हम 60 से डिवाइड करेंगे, घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 5 घंटे बाद तीनों रूम की घंटियाँ एक साथ बज उठेंगी। सवाल में 9 बजे दिया था तो 9 3 12 और उधर दोपहर का 2, तो आंसर हमारा आ जाएगा। अगली घंटियाँ दोपहर को 2 बजे बजेंगी। संतरे रेशम है, कुछ रेशम कपास हैं। न्याय के सवालों को बनाते समय जितने भी पॉसिबल डायग्राम है उसको हम बनाते हैं और उसके उन डायग्राम के बेस पे ही हमको निष्कर्ष निकालना पड़ता है। आप जानते हैं कि न्याय से हमेशा क्वेश्चन पूछता ही है, कोई भी पीएससी अगर कोई एग्जाम लेता है तो, इसलिए इस पोर्शन को बहुत अच्छे से आप करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से कीजिए। कुछ संतरे रेशम है, यहाँ देख सकते हैं कुछ संतरे रेशम है, कुछ रेशम कपास है। तो मैंने कुछ संतरे रेशम है और कुछ रेशम कपास है। संतरे का कौन सा हिस्सा रेशम है और कौन सा हिस्सा कपास है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए ये 2 डायग्राम हमको बनाने पड़ते हैं। रेशम, संतरे, कपास। यहाँ भी कुछ संतरे रेशम है, यहाँ भी कुछ संतरे रेशम है, यहाँ भी कुछ कपास रेशम है, यहाँ भी कुछ कपास रेशम है। संतरा कपास को टच कर सकता है, संतरा कपास को टच नहीं कर सकता, क्योंकि प्रश्न में कहीं पर भी संतरे और कपास के बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। जो पॉसिबल डायग्राम संभव होगा हम बनाएंगे, उसके बेस पे निर्णय निकलेगा। कुछ संतरे कपास हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ संतरे कपास हैं, यहाँ पर हो रहा है लेकिन यहाँ पर हो रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। जितने भी संभव डायग्राम बने आपके, उन सभी में अगर ये निर्णय होगा तभी वो कथन हमारा, निष्कर्ष हमारा सही होगा, इसलिए पहला वाला निष्कर्ष यहीं पे गलत हो जाएगा। कुछ रेशम कपास है, कुछ रेशम कपास है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों डायग्राम में पॉसिबिलिटी है, इसीलिए ये निष्कर्ष जो है एकदम सही हो जाएगा, यानी सही आंसर हमारा दूसरा। अगला क्वेश्चन न्याय से जुड़ा हुआ है और जनरली यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 के एसएफ वाले एग्जाम में। कुछ कबूतर तोते हैं, सभी तोते ढोल हैं। निष्कर्ष पहला है कुछ कबूतर ढोल है, कोई भी कबूतर ढोल नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसे आप वेन डायग्राम का प्रयोग करके बनाएंगे तो आपका समय बचेगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आने ही होते हैं हर एग्जाम में, इसलिए मस्ट हो जाता है कि हम ऐसी विधि का प्रयोग करें जिससे सवाल तुरंत बने। अब जानते हैं वेन डायग्राम में पढ़ा होगा आपने, कुछ कबूतर तोते हैं, तो अगर मैं इस हिस्से को कबूतर मान लूँ और इस हिस्से को मैं अगर तोते मान लूँ, कुछ कबूतर तोते हैं, सभी तोते ढोल हैं, तो यह इसे मैं ओवरलैप कर लूँगा और यहाँ पर ले लूँगा सभी तोते ढोल हैं। अब कुछ कबूतर तोते हैं, तो कबूतर का कुछ ही हिस्सा तोता होगा और तोते के सभी हिस्से क्या होंगे, ढोल होंगे। देखिए इस बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, उतने सारे रूल्स को तुरंत बताना पाना संभव नहीं है। आप कोशिश कीजिए समझने का, कम से कम क्वेश्चन का पैटर्न भी हमको अगर समझ में आता है तो उस एरिया की तैयारी हो जाएगी। ये उद्देश्य है मुझे इस टाइप से वीडियो बनाने का, बाद में डिटेल सारा बनाऊंगा ही वीडियो, ध्यान से देखते रहिए। कुछ कबूतर तोते हैं और सभी तोते ढोल हैं। यहाँ पर अब निष्कर्ष देख सकते हैं कुछ कबूतर ढोल है, तो इस कंडीशन पे कबूतर का कुछ हिस्सा ही ढोल होगा और कोई डायग्राम इसके अलावा नहीं बनता है जब इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो सीधा यहाँ पर निष्कर्ष क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। 177 के इकाई के स्थान पर क्या अंक होगा, यानी 777 को अगर हम 777 बार मल्टीप्लाई करते हैं पावर के फॉर्म में
तो इकाई अंक पे क्या आएगा? आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मैं इसे 4 के पेयर में लूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम उसको 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अधिकांश संख्याएं 4 बार के मल्टीप्लाई के बाद समान अंक देना चालू कर देती है। समझिए इसको ऐसे, 777 को मैंने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक। आप समझ सकते हैं मैंने कैलकुलेशन के लिहाज से कैलकुलेटर से इसका मल्टीप्लाई ले लिया है, आपको नहीं करना है, समझाने के लिए। 7 7 49 का 9 इकाई अंक आ गया 9, फिर 7 7 49 का 9 इकाई अंक आ गया 9, हमको इकाई अंक से मतलब है। फिर 9 9 81, इसका इकाई अंक आएगा 8। यानी हर 4 बार इस प्रकार की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इकाई अंक आएगा 4 1। यहाँ भी अगर मैं ऐसे 4 के जोड़े अगर ले लेता हूँ तो यहाँ पर आएगा इकाई अंक 1, ऐसे आएगा इकाई अंक 1। यानी हमको ऐसे लेके चलते रहना पड़ेगा। लेकिन हम कहाँ तक जाएं, कितने दूर तक जाएं? तो इसको जानने का तरीका ये होता है कि जो पावर में संख्या दी गई है उसे आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 777 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो चला जाएगा 4 एकम 4, 3 बचेगा 4 9 36, 1 बचेगा 4 चौक 16। ठीक है, 4 एकम 4, 4 9 36, 4 चौक 16, शेष बच रहा है 1। हमको शेष से मतलब है, यानी शेष अगर 1 बचता है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 777 का पावर 1। अगर 2 बचता तो 777 का पावर 2 लिखता मैं। यानी एक तरह से 4 के डिवीजन में ये 1 शेष बचा रहा है। तो इधर बाकी जितने भी 4 के गुणज होंगे सभी में उसका इकाई अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो समझिए कि सबके इकाई अंक को मैंने यहाँ पर ले लिया 1 के जगह में, और ये जो पावर का जो इकाई अंक था 7, इस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच जाएगा 7। यानी टोटल पर इकाई अंक हमारा कितना होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग समान है, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को बदल करके लिखा है। क्वेश्चन पेपर में ये लिखा हुआ था कि अगर हम 2 को 2 से 50 बार गुणा करते हैं तो उसका इकाई अंक पर क्या आएगा? तो बात वही हो गई, 2 का पावर 50, 2 को अगर 50 बार मल्टीप्लाई करने पर 2 का घात 50 ही आएगा। यहाँ की जो संख्या हमको दी गई है इसको हम फिर से उस तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। आप 4 से डिवाइड कर दीजिए 50 को, 12 चौक 48, यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं 2 घात 39 गुणित 2 का घात 2। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 का घात 4 पूरे घात 12 और यहाँ 2 का घात 2। 2 को आप 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, उसका इकाई स्थान पर 6 आएगा। और अगर मैं इसी तरीके से 2 का स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा 4। इसी तरीके से अगर मैं 16 को 12 बार गुणा करूँगा तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 6 आता है, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 36, 6 का 216, उसके इकाई अंक पे 6 का ही आना होगा अगले हर स्टेप पे। यानी ऐसा कर सकते हैं 16 इंटू 16 इंटू 16, अगर ऐसा करते जाएंगे 16 को आप कितनी बार? 12 बार, तो 6 6 का 36, 6 का 216, इकाई अंक पे 6 ही आएगा। यानी यहाँ पर मैं रखूँगा 6 और बाकी जो भी इधर आंसर आए, और यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारे पास है 4। तो 4 का मल्टीप्लाई जब 6 से होगा तो 4 6 का 24, मेरा इकाई अंक आ जाएगा 4, भले इधर मुझे कुछ भी आए, और यही 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अनुपात और समानुपात से है। 3 संख्याओं का योग 123 है। पहली और दूसरी का अनुपात दे दिया गया है और दूसरी और तीसरी का अनुपात दे दिया गया है। यानी पहली को अगर मैं और दूसरी को b मानूं तो a और b यहाँ देख सकते हैं, दूसरी दोनों में कॉमन है और दूसरी और तीसरी ये भी कॉमन है। यानी a अनुपात b का अनुपात देने के बाद b और c का अनुपात दिया है। और यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है कि सबसे बड़ी संख्या हमको निकालनी है, जबकि इन 3 संख्याओं के योग टोटल 123 है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का तरीका, आप सीधे सीधे आपको पहले ABC बनाना पड़ेगा, यानी 3 अनुपात 2, यहाँ 5 अनुपात 8। ABC बनाने का तरीका ये होता है कि ये राशि जितनी है उतनी राशि मैं इधर ले लेता हूँ, ये राशि जितनी उतनी राशि मैं यहाँ ले लेता हूँ और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 5 3 15, 5 दूना 10 और 8 दूनी 16, यानी उन संख्याओं में इसका हिस्सा निकल जाएगा। यानी वो संख्या आपस में 15 अनुपात 10 अनुपात 16 के अनुपात में। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो ABC मैंने तीनों का संयुक्त अनुपात ऐसा क्यों लिया, यहाँ पर आपको समझना है B का वही अनुपात A से है जो अनुपात B का C से है, इसलिए मुझे B को बराबर करने के लिए ये प्रक्रिया अपनानी पड़ी। इसके बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, विषय निकाल सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। आप 3 2 लिखिए, 5 8 लिखिए, 2 है तो 2 इधर बढ़ाइए, 5 है तो 5 इधर बढ़ाइए और आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ABC निकल जाएगा। अब आप देख सकते हैं 3 संख्याएं आपस में 15 अनुपात 10 अनुपात 16 के अनुपात में बंधी हुई हैं और
इतने हिस्सों का हमको सबसे बड़ा हिस्सा यानी 16वां हिस्सा निकालना है। कितने हिस्से का निकालना है? 16, 10, 26 और 15, यहाँ पर 25, 15, 30 और 31 हिस्सा। यानी हम कर सकते हैं 15 हिस्सा, 10 हिस्सा और 16 हिस्सा का, इतने हिस्से का ये वाला हिस्सा कुल कितने के लिए? कुल 123 के लिए। ऐसा भी हम कर सकते हैं 31वां हिस्सा का 16 हिस्सा कितने का? कुल 123 का। काट दीजिए, 3 बार जाएगा तो 16 तिया 48। यहाँ पर हमारा आंसर कितना निकल जाएगा? 48 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। मुकेश ने एक फोटो की इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे भाई के पिता की पुत्री का बेटा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लेयर बनाते हैं, एक ही जनरेशन के व्यक्तियों को एक लेयर में रखते हैं। चूंकि यहाँ पर 2 चीज़ें बोली जा रही हैं, मुकेश और एक फोटो, 2 लोग होंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ मुकेश बनाता हूँ। और चूंकि मुझे उस फोटो के बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं है, तो मुकेश के चेहरे के बारे में हम फोटो के बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे। मैंने मुकेश बना लिया। मुकेश कहता है मेरे भाई, यानी मुकेश का भाई, तो मुकेश का भाई उसी जनरेशन का, इसलिए उस लाइन में ही आएगा, यानी यहाँ ले लूँगा मैं। अगर कोई आदमी तो उसे हम प्लस लेते हैं और लेडीज है तो उसे माइनस लेते हैं। तो ये भाई है तो क्या हो जाएगा? प्लस मुकेश मेरे भाई, यानी मुकेश के भाई के पिता, मतलब इन दोनों का पिता। अब मुकेश के भाई का पिता होगा तो मुकेश का ही पिता होगा, यानी इनके पिता की पुत्री, पुत्री मतलब इन दोनों की बहन, तो वो इसी लाइन में आ जाएगी, यानी ये हो जाएगी इनकी पुत्री। या इधर से आप देखेंगे तो इससे अगर हम एरो देंगे तो इनकी बहन, इधर से देखेंगे तो ये पुत्री हो जाएगी। तो मुकेश के भाई के पिता की पुत्री, यानी मुकेश की बहन का बेटा, यहाँ ध्यान रखिए, पुत्री का बेटा मतलब इसका ये बेटा, ठीक है, बहन का जो बेटा है ये व्यक्ति है, ये है फोटो। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? मुकेश का फोटो से क्या संबंध है? जब भी यहाँ पर एक शब्द आता है थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप इस सब्जेक्ट को ध्यान रखिएगा। मुकेश का फोटो से क्या संबंध है? मुकेश फोटो का क्या लगता है? तो मुकेश फोटो का क्या लगेगा? अब चूंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फोटो के बारे में ये नहीं बताया गया है कि लड़का है कि लड़की, तो फोटो क्या लगेगा अगर बोलता है तो भांजा या भांजी होता। क्योंकि मुकेश के बारे में बोला जा रहा है, मुकेश लड़का है, इसलिए मुकेश क्या लगेगा? फोटो का मामा लगेगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मामा। अगले 3 क्वेश्चन वर्गीकरण से पूछे गए थे, और वर्गीकरण के सवालों को बनाते समय हमको बहुत आसान क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो कन्फ्यूजन से बचने का सबसे सही तरीका है कि आप बार बार अभ्यास कीजिए। जितना अधिक से अधिक आप क्वेश्चन बनाएंगे आपको उतना बेनिफिट होगा। 15वां क्वेश्चन, चांदी, तांबा, टीन और पारा, इनमें से कौन अलग है? क्लासिफिकेशन का एक सबसे मेन रूल होता है, कोई 3, अगर 4 दिए हैं तो कोई 3 एक अपना अलग ग्रुप बनाता है, चौथा उस ग्रुप में शामिल नहीं होगा, यानी जो एक्स्ट्रा होगा क्वालिटी के आधार पे उस ग्रुप से अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं चांदी, तांबा, टीन और पारा चारों तत्वों की श्रेणी में तो जरूर आते हैं, लेकिन 3 की अवस्थाएं जो है ठोस होती हैं और एक जो है द्रव अवस्था में होता है, वो है पारा। यानी इन चारों में पारा हमारा आंसर हो जाएगा, जो इन सबसे अलग है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया था, जनवरी, फरवरी, अप्रैल और दिसंबर, और पूछा गया था इनमें कौन अलग एक दूसरे से भिन्न है। तो आप जानते हैं कि जनवरी में दिनों की संख्या 31, अप्रैल में 30, दिसंबर में 31, लेकिन फरवरी में यहाँ पर अगर लीप वर्ष हुआ तो दिनों की संख्या 29 होती है, साधारण वर्ष अगर हुआ तो 28 होती है। यानी ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ है फरवरी या तो 28 दिन का हो सकता है या 29 दिन का, और बाकी 3 अन्य जो महीने दिए हैं उनमें दिनों की संख्या हमेशा निश्चित होगी, भले ही वो 30 हो चाहे 31 हो। इसलिए फरवरी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर पारा हमारा आंसर हो जाएगा। वही सवाल अगले के लिए है, 12 जनवरी, 23 जनवरी, 24, 4 जुलाई, 5 सितंबर, 25 दिसंबर। अब देख सकते हैं 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है ये। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस। 5 सितंबर आप जानते हैं शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ था। 4 जुलाई को किसी भी प्रकार से हमारे देश के लिए कोई राष्ट्रीय दिवस नहीं मनाया जाता है। 4 जुलाई 1776 को संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन से अलग हुआ था। तो इन महीनों में खास करके एक निश्चित तिथि मनाई जाती है। 25 दिसंबर को बड़ा दिवस मनाया जाता है, किसी महापुरुष की जयंती नहीं मनाई जाती है, इसलिए ये 4 इस कंडीशन पे अलग हो जाएंगे, और 4 जुलाई इनसे अलग हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 4 जुलाई।
सोम से शनि का औसत वर्षा 3 अंश है, 0.3 अंश है, यानी सोम को काउंट करके शनि को काउंट करेंगे तो 6 दिन हो रहे हैं। तो 6 दिन की वर्षा हम औसत वर्ग में जानते हैं, कुल आंकड़ों को भागित आंकड़ों की संख्या, तो 6 दिनों की वर्षा भागित 6 अगर मैं करूंगा तो उसका आंसर कुल औसत के बराबर होगा। यानी इन 6 दिनों की जो वर्षा है या वर्षा है वो हो गई 6 × 18, दशमलव के बाद एक अंक यानी 1.8 इंच। इसे हम देते हैं समीकरण 1। अगले स्टेप में बोला गया पूरे सप्ताह का औसत, यानी 7 दिनों की बरसात भागित 7 आंकड़ों को भागित आंकड़ों की संख्या। तो 6 दिन की वर्षा धन रविवार की वर्षा, इन दोनों को जोड़ के हम 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर किसके इक्वल होगा, 0.5 के इक्वल हो जाएगा। अब 6 दिन की बरसात हमने निकाल ली है, वो हमको दे दी गई है 1.8 इंच, तो यहाँ आ जाएगा 1.8 धन रविवार, इसको मैं अगर एस मान लूँ और 13 गुणा करूँ तो 7 × 5 = 35, 3.5, तो संडे बराबर हो जाएगा 3.5 - 1.8, 15 में 8 गया 7, 2 में 1 गए, तो 1.7 इंच हमारा आंसर हो जाएगा। अगले 2 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। एरिस्टोटल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। यानी जैसे एरिस्टोटल को मैंने लिखा है, ए का क्रम 1 था, बी का क्रम 2 था, आर क्रम 2 था, आई क्रम 3 था, इसी तरीके से यहाँ पर मैंने उसे अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम में सेट किया है। यानी पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर एल आएगा, फिर ओ आएगा, आर आएगा, एस आएगा, टी आएगा। तो आप देख सकते हैं केवल ए और आई ऐसे हैं। एरिस्टोटल में ए पहले पोजीशन पे और आई तीसरे पोजीशन पर था, और अंग्रेजी वर्णमाला में भी ए पहले पोजीशन पर ही और आई तीसरे पोजीशन पर ही इसके अनुसार आएगा। तो यहाँ पर सीधे हमारा आंसर हो जाएगा कि 2 अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, वो हैं ए और आई, तो आंसर होगा 2। सेम क्वेश्चन इधर भी है। ये कोडिंग डिकोडिंग का पोर्शन है, आप जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं तो इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। आप देखिए थोड़ा कुछ सिमिलरिटी इसमें। सिमिलरिटी कैसी है, UVW, इसके बाद अगर आप एक छोड़ देंगे तो RST, और यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों में LMN और IJK। यानी ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इधर से जा रहे हैं इधर की ओर, तो परिणाम IJK LMN, यानी आई का कोडिंग होता है 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन इधर से इसका प्रवाह उल्टे दिशा में है, तो ये क्या हो जाएगा RST UVW। तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन मार्क पे यहाँ पे क्या आ जाएगा। अगला सवाल है, यदि x को x के x% से भाग करें तो भागफल x प्राप्त होता है, तो x का मान क्या होगा। यदि x को x के x% से भाग करें, यानी x को अगर मैं x के x% से डिवाइड कर दूं, x को x के x% से डिवाइड करने पर भी हमें अगर x प्राप्त होता है तो x का मान कितना है। हम जानते हैं जहां हम परसेंट हटाते हैं का मतलब होता है गुणा, और परसेंट हटाने का मतलब होता है 1 / 100। यहाँ से x हो जाएगा, x कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/x/100 = x। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 13 गुणा पलट जाएगा ये, तो 100/x बराबर हो जाएगा x। 13 गुणा करेंगे x² = 100, तो x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 100। वर्गमूल 100 का मान कितना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसे दवाई की गोलियों से हमको दवाई मिलती है, वैसे ही पुस्तकों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। भोजन से मसाले नहीं मिलेंगे, समय से घड़ी नहीं मिलेगी, ध्वनि से रेडियो नहीं मिलेगी, तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पुस्तक और ज्ञान में वही संबंध है जो दवाई की गोलियों और दवाई में संबंध होगा। अगला क्लासिफिकेशन का है, साइकिल, चेन, हैंडल, ब्रेक, तीलियां। आप देख सकते हैं ये वर्गीकरण का सवाल है। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो चेन, हैंडल, ब्रेक और तीलियां सभी साइकिल के पार्ट हैं। ये एक जैसे हैं, ये अलग है। साइकिल के अंतर्गत ये आते हैं, इनके अंतर्गत साइकिल नहीं आता। तो 4 एक ग्रुप बनाएगा, एक उससे शामिल नहीं होगा, तो सही हमारा आंसर हो जाएगा साइकिल। 24 क्वेश्चन, आलू, गाजर, मूली के जैसा नीचे में कौन सा एक शामिल नहीं है। यानी आलू, गाजर और मूली में जिस प्रकार का संबंध है, अंतर संबंध है एक दूसरे में, वैसा ही इन चारों में से किसी 3 में एक अंतर संबंध है। चौथा उस अंतर संबंध को व्यक्त नहीं करता है, हमको आंसर बताना है कौन सा होगा। आप देख सकते हैं आलू, गाजर और जो मूली है वो कंदमूल हैं और ज़मीन के अंदर में मिलते हैं। इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं बैगन, टमाटर
और भिंडी हमको पौधे के बाहरी हिस्से में मिलते हैं। सलजम कंदमूल है, बाकी कंदमूल नहीं है, इसलिए सलजम इस सब का आंसर होगा। यानी ये तीनों एक तरह से एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में सलजम शामिल नहीं है। अगला सवाल, प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ भागित, ऋण का अर्थ धन और भाग का अर्थ अगर गुणा है तो इतने का उत्तर कितना होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसे मिटा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ मैं लिख लेता हूँ 14, 6, 2, 3 और 3। प्लस में कहा गया है कि माइनस का अर्थ प्लस है, तो जहाँ माइनस है उसे मैं प्लस में कन्वर्ट कर दूंगा। भागित का अर्थ है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भाग का अर्थ गुणा है तो उसे मैं गुणा में कन्वर्ट कर दूंगा। प्लस का अर्थ ऋण है तो 2 और 3 बीच में धन था, उसे मैं ऋण ले लूँगा। और लास्ट वाला जो हिस्सा है गुना का जो अर्थ है वो भागित हिस्सा भागित ले लूँगा। और हम जानते हैं बॉडमास का यह नियम लगता है, बॉडमास में सबसे पहले डिवाइडेशन सॉल्व होगा इस दिए गए क्वेश्चन के आधार पे। तो 14 + 6 × 2 - 3 भागित 3, ये से कट जाएगा। और 14 धन 6 × 2 - 1, तो 14, 6 दूना 12 - 1, 14, 12 में 1 जाएगा तो 11, 4 और 1 5 और 1 और 2, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 25। अंतर व्यक्तित्व कौशल, संचार कौशल, आवृत्ति आयतचित्र, बार ग्राफ, कुछ सामान्य से रीजनिंग और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन रह गए हैं। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था और सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है मैंने, और कम से कम एक पैटर्न आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि वे सारे क्वेश्चन भी होने चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा, मैं एक वीडियो और बनाऊँगा। अन्यथा 2017 का एसीएफ का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन बहुत जल्दी लाऊंगा, और बहुत जल्दी हम एसीएफ की एक सीरीज चालू करेंगे। सीजीपीएससी मेंस की मैथ्स की सीरीज चल रही है, दोनों सीरीज पैरेलल चलते रहेंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद।